हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग बोला जाए हम लोग कि जो टॉपिक है स्टूडेंट्स का आफ्टर सी, तो वो कहने का मतलब कि नीट कैसे दे सकते हैं, नीट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, नीट में स्कॉलरशिप है कि नहीं, नीट देकर एम्स दिल्ली जा सकता हूँ कि नहीं, अगर एम्स दिल्ली नहीं तो एम्स की कोई ब्रांचेस में मैं नीट देकर जा सकता हूँ कि नहीं, क्या मुझे एम्बेसी को छोड़कर एम्बेसी की थ्रू ना जाकर क्या मुझे ऑल इंडिया कोटा की थ्रू एज एन प्लीज मुझे वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकता है कि नहीं। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने बताए ये वन ऑफ द मस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हो गया है मेरे लिए, और ये सारे बच्चे की एक कन्फ्यूजन होगा जिसकी परफॉर्मेंस सी में अच्छा नहीं हुआ होगा या किसी कारणवश उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी हो गई, जिसके कारण उन्होंने नीट में सी में जो मेडिकल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है मेडिकल एजुकेशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है उसमें उनकी कम नंबर आ गई। तो उन लोग की सोच यही है कि आपकी बार जो 5 to 6 मंथ्स बाद जो नीट हो रहा है उसमें अच्छा किया जाए और टाइम को बचाया जाए और एक अच्छा स्कॉलरशिप या एक नेक्स्ट ऑप्शन के साथ जाने में अच्छा वो लोग सहूलियत फील कर रहे हैं। तो उसी चीज़ पर आज चर्चा करते हैं कि सबसे पहले नीट देना कितना अच्छा है और नीट देने से क्या आपको फ़ायदा हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ आज अगर मैं स्टूडेंट हूँ नीट देने वाला, तो मुझे क्या करना पड़ता और मुझे क्या बेनिफिट्स होता, मैं इस तरह से एक कंसेप्ट लेकर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, नीट की अगर बात किया जाए तो नीट में आपकी मैं कंपैरिजन करते चलूँगा सी से। नीट जो है कहने मतलब कि इंडिया की पूरे ऑल ओवर कंट्री में कंडक्ट कराए जाने वाले मेडिकल एंट्रेंस की एक एग्ज़ाम की फॉर्मेट हो गई, जो कि नेपाल में उसी तरह से उसी फॉर्मेट में सी कंडक्ट कराया जाता है। और नीट कहने का मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पहले सीबीएसई कंडक्ट करता था, अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है, एनटीए बोला जाता है उसको शॉर्ट फॉर्म में, और काउंसलिंग वगैरह भी एनटीए ही करता है, मीन्स काउंसलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को है। उसी तरह से यहाँ पर सी की बात किया जाए तो सी आपको कंडक्ट कराया जाता है मेडिकल एजुकेशन द्वारा, और काउंसलिंग भी यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन ही करता है, लेकिन वहाँ पर काउंसलिंग कराने वाली दूसरी बॉडी है एनएमसी या एमसीआई बोला जाए। उसके बाद एमसीसी बोलते हैं, एमसीसी अच्छा रहेगा, एमसीसी वो है मेडिकल काउंसलिंग कमिटी बोला जाता है, वो है। उसके बाद अगर आप वहाँ की एग्ज़ाम देते हो, नीट की सिलेबस की बात किया जाए तो नीट के सिलेबस में आपको टोटल 720 मार्क्स की एग्ज़ाम होता है, जिसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन आपको 180 क्वेश्चन हो गई, जिसमें से आपको टोटल करने मतलब कि बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको रहेगा, 3 ही सब्जेक्ट रहेगा। उसी तरह से नेपाल में अगर आप बात किया जाए कि नेपाल में क्या फॉर्मेट है, सिलेबस है, तो आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन पैटर्न हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसमें एक मैथ आता है, मेंटल एजिलिटी टेस्ट। तो टाइमिंग की बात किया जाए तो वहाँ पर टोटल 180 क्वेश्चन में आपको 3 आवर्स मिलता है इंडिया में नीट में, और यहाँ पर आपको कहने का मतलब कि 200 क्वेश्चन में 3 आवर्स मिलता है। अब इस हिसाब से आप सोचोगे कि नेपाल की ही एग्ज़ाम टफ हो गई, लेकिन नहीं, इंडिया के जो एग्ज़ाम हैं उसमें फिजिक्स में आपको ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर बायोलॉजी में आपको लेंथी क्वेश्चन एंड डायग्रामेटिक एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछने से भी वो टाइम ऑलमोस्ट दोनों में आप बोलोगे तो ठीक ही हो जाता है, दोनों की कंपैरिजन ठीक है। और वहीं पर नेपाल में आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं कि अगर आप यहाँ की सी के एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सी में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है नेपाल की सरकार द्वारा। आपको ऑलमोस्ट 452 स्कॉलरशिप विथ इन नेपाल में हैं, और जिसमें से रिजर्वेशन 202 है, और ओपन कैटेगरी में 250 सीटें हैं स्कॉलरशिप का। और इसके साथ साथ आपको जो फ्रेशर स्टूडेंट सब रहते हैं, मीन्स न्यूली अभी जिसके गैप नहीं होते हैं ज़्यादा, वो स्टूडेंट सब के लिए बांग्लादेश में स्कॉलरशिप होता है। प्लस करने मतलब कि इसी तरह से जो गैप है, ड्रॉपर बोला जाए या जिसकी गैप है, उसके लिए पाकिस्तान में भी होता है, या फ्रेशर के लिए भी वो लागू होता है, उसी तरह से इजिप्ट के लिए भी लागू होता है। तो ये सारे स्कॉलरशिप फॉर्मेट सी देने से आपको मिलेगा।
अगर आते हैं नीट पर कि आप नीट देते हो तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं। तो नीट देने से आपको स्कॉलरशिप की फॉर्मेट जो है वो कहने का मतलब एज अ फॉरेन सबसे पहले आपको नेपाली में कम्पिटिट करना पड़ेगा, नेपाली स्टूडेंट से आपको कम्पिटिशन करना पड़ेगा। आप नीट देते हो और जो भी रिजल्ट आता है तो आप अगर एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हो, एम्बेसी के थ्रू, तो एम्बेसी में भी आपको 35 to 40 सीटें रहता है, वैरी करता है। तो मानिए कि 35 सीटें या 40 सीटें है, 35 to 40 सीटें, तो वो सीटें में आपको आज सिर्फ नेपाली होता है कंपटीशन में। तो जो बच्चे वो नीट दिए हैं वही बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे के भी वहाँ भी एक सीट आपको मिला। उसी के साथ साथ गुठी में सीट होता है, गुठी वो भी नीट के स्कोर पर आपको सिलेक्शन करता है, तो एक वो भी हुआ। अगर ये दो स्कॉलरशिप बहुत, ये फॉर्मेट जो है बहुत ही बच्चे को पता है एम्बेसी एंड गुठी का। लेकिन अगर एम्बेसी एंड गुठी का हम लोग बात छोड़ दे तो क्या स्टूडेंट का ये आता है कि मैं अच्छा स्कोर करूँ। अगर नेपलीज स्टूडेंट बीइंग एज ए नेपलीज मैं वहाँ पर अच्छा स्कोर करता हूँ तो क्या मुझे एम्स दिल्ली मिलेगा। तो देखिए, एक एम्स दिल्ली में आपको पास एक फॉरेन सीट है। अगर आप पेइंग में पढ़ना चाह रहे हैं, पेइंग में, तो आप फॉरेन सीट हो गई, तो फॉरेन कैटेगरी में वहाँ पर आप ले सकते हो। स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा लेकिन फॉरेन में आप पेड में पढ़ सकते हो, जिसकी फ़ी आपको $75,000 है। और हमारे कंट्री में भी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ी है गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो $75,000 है। तो ऑलमोस्ट फ़ी इज़ रीजनेबल अगर बात किया जाए हमारे कंट्री और एम्स दिल्ली की फॉरेन कैटेगरी में। लेकिन अगर आप डायरेक्ट की बात करते हो स्कॉलरशिप में, जैसे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो उस तरह की आप बात करते हो, तो उस तरह के लिए एक आता है ऑल इंडिया कोटा, 15% आता है। 50% ऑल इंडिया कोटा में अगर आपकी रैंक आ जाता है तो अभी तक मैंने प्रैक्टिकल रूप में, जैसे कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ इसमें, मेरे हिसाब से 6 वर्ष होने लगा मेरा इस फील्ड में काम करते हुए नीट के। तो 6 ईयर्स में मैंने अभी तक के मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट गया हो, थ्योरेटिकल तो आप ऑल इंडिया 50% कोटा में आते हो तो आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, मिल सकता है थ्योरेटिकल हिसाब से, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में ये काउंट होता है। मैंने सुना है और मैंने जो भी स्टूडेंट से मिलता हूँ, बात करता हूँ, उन्होंने बताया है कि ऑल इंडिया कोटा में एक्सपर्ट लोग से भी, ये सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, ऑल इंडिया कोटा में जो भी स्टूडेंट आता है उनको डायरेक्ट काउंसलिंग के MCC की काउंसलिंग के हिसाब से मिलता है, मीन्स सेंट्रल काउंसलिंग से डायरेक्ट मिलता है। तो उस तरह से प्रैक्टिकल नहीं देखा हूँ, लेकिन उस रैंक में आने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा। तो मैं उस स्कॉलरशिप को मैं वो काउंट नहीं करता हूँ अभी तक। मैंने जो भी स्टूडेंट को काउंसलिंग किया, गाइडेंस किया, क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं और किसी ने ले आया नहीं। तो ये, लेकिन मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ कि आप अच्छा से अच्छा करें और आपका रैंक मीन्स मैं जहाँ तक गेस करता हूँ 23,000 रैंक तक आपका आ जाता है तो शायद आपको कोई अच्छे मेडिकल कॉलेज डायरेक्ट ऑल इंडिया कोटा से ही मिल जाए। लेकिन ये इस पर मैं श्योर नहीं हूँ। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरे पास कोई प्रैक्टिकल आपको प्रूफ देने के लिए नहीं है, तो मैं इस पर श्योर नहीं हूँ। लेकिन आप मेहनत करें और आ सकता है। अब आते हैं कि आपने नीट दे दी और नीट का प्रिपरेशन, आप नीट एग्ज़ाम और इस समय बता दिए स्कॉलरशिप का। अब जो स्टूडेंट्स डेडिकेटेड है कि मुझे नीट देना है और मुझे नीट में एम्बेसी के थ्रू हो या गुठी हो या डायरेक्ट हो, किसी भी तरह मुझे वहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस कर देना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, नीट का सिलेबस और यहाँ की हमारे जो CE है उसकी सिलेबस में कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो वो डिफरेंस आपको, अगर आप CE के पैटर्न में चलते हो तो आप स्कोर करोगे, अच्छा ही स्कोर करोगे, लेकिन जितना आप सोचते हो, आकांक्षा रखते हो, उतना आप नहीं ले पाओगे। तो इसके लिए आपको इंडिया की पैटर्न जो है, जैसे NCERT बोला जाता है, स्टैंडर्ड बुक है, वो इस NCERT को आपको फॉलो करना पड़ेगा। NCERT आपको फिजिक्स का भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, बायोलॉजी का भी मिलेगा। लेकिन जो NCERT बायोलॉजी को है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, मैंने जहाँ तक देखा है। NCERT जो बायोलॉजी है, स्टूडेंट्स का फीडबैक देखा है मैंने, डिटो लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है, उसी में से आता है, उसी की वर्ड उठाकर रख दिया जाता है।
है, तो वो बायोलॉजी में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, बायोलॉजी में भी आपको अच्छा नंबर लेकर आना पड़ेगा नीट में, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तो एनसीईआरटी का आपके पास होना चाहिए। एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी बहुत अवेलेबल होता है, आप सॉफ्ट कॉपी उसकी वेबसाइट से भी शायद डाउनलोड कर सकते हो। तो ये चीज़ें रहा। अब प्लस आते हैं करने मतलब कि उसके साथ साथ ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हो, आप नेपाल में बैठे बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑनलाइन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप अपने हिसाब से अपने चॉइस से ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन नहीं लेना चाह रहे हो तो एक ऑफलाइन भी ऑप्शन होता है। बहुत बच्चे इंडिया में जाकर ही प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ भी आप इंडिया में कोई अपने कन्वीनियंट दिल्ली, कोटा, इस कोई भी प्लेस पर आप एक जहाँ पर प्रिपरेशन अच्छी हो वहाँ पर जाकर आप वहाँ भी प्रिपरेशन कर सकते हो। या आप कहने का मतलब कि ये सारे भी ऑप्शन नहीं है तो आप यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब के हेल्प माध्यम से भी आप बहुत सारे चीज़ें रिसोर्स स्टडी मटेरियल्स फाइंड आउट कर भी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब आई कि प्रिपरेशन की आपकी एग्ज़ाम नीट की एग्ज़ाम मई 5 2024 को है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। इसकी फॉर्म आपको फरवरी मार्च की तरफ आ जाएगा, तो इसके फॉर्म ऑलमोस्ट 1 महीना पहले होता है, 2 महीना जितना पहले फिलअप होता है, तो फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगा। मार्च तक आ जाएगा मेरे हिसाब से, फरवरी मार्च तक तो फॉर्म आएगा, तो हम लोग नोटिस भी रखेंगे। आप भी अपडेटेड रहिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, शायद हम ना रखें तो आप भी हमारे भरोसे रहेंगे तो ठीक नहीं है, आप भी दूसरा एक साइड ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। तो वो हो गई। और प्लस करने का मतलब कि आपको फाइनली फिर जब आप नीट एग्ज़ाम में जब फॉर्म फिलअप करते हो, वहाँ पर फॉर्म में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। देखिए फॉर्म में जो नीट का है वो आप सी में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपका लगा है वही डॉक्यूमेंट लगता है आप। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पासपोर्ट से फॉर्म मांगने शुरू कर देता है, तो पासपोर्ट अभी आप अप्लाई कर दो, आपने जो गांव की सीडीओ ऑफिस है वहीं पर अप्लाई करने से पासपोर्ट आपको हो जाएगा। पासपोर्ट एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक वन ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि आप हो सकता है कि आने वाले दिन में कहीं एब्रोड जाओ या आपको नेपाली से एब्रोड में आपको स्कॉलरशिप मिले, तो पासपोर्ट आपके लिए होना एक सही बात है। तो मेरे मायने में तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो, अभी टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है अभी नीट के लिए भी, तो पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर रखो। तो पासपोर्ट की हो गई। और पासपोर्ट बाकी और जगह पर क्यों काम लगेगा, कब काम लगेगा ये भी बताऊंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर पासपोर्ट एक आपको अभी रिसेंट में नीट एग्ज़ाम नहीं हुआ है तब से पहले एक पासपोर्ट, अब बाकी डॉक्यूमेंट सी की तरह है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड है नीट की फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद आपको आते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में, जब आप नीट एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते हो वहाँ पर आपको सेंटर चूज करने का ऑप्शन आता है। तो आप अगर नेपाल में सेंटर चूज करते हैं तो उस सेंटर के हिसाब से आपको फ़ी लगता है। अगर यहाँ पर लास्ट ईयर की बात किया जाए तो 16,000 नेपाली, सेंटर 9,500 टोटल था एप्लीकेशन फ़ी। उसी तरह से इंडियन करेंसी 9,500, उसको 16,000 के करीब में 15,000 कुछ रुपया आएगा। उस तरह से इंडिया में आप सेंटर लेते हैं किसी भी इंडिया के किसी भी प्लेस में, तो आपको 17 से आईसी आ रहा था, जिसको 27 से कुछ रुपया होगा, तो इस हिसाब से रह गया। उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हो, तो आपका ऑलमोस्ट एग्ज़ाम देते हो तो इंडिया की जो नीट है वहाँ पर आपको क्वेश्चन भी ले आने को मिलता है, तो वो क्वेश्चन माजा से लेकर आ सकते हो। वो आप जब तक शाम होगा, मीन्स एग्ज़ाम के 3-4 घंटे बाद या 5 घंटे मैक्सिमम बाद आपको आंसर की भी बहुत सारे डिफरेंट कोचिंग सेंटर सब पब्लिश कर देते हैं, तो आंसर की भी से आप मैच कर सकते हो आपकी कितनी स्कोर आ रहा है। और इसके कुछ 1 हफ्ते के बाद आपको एनटीए ने भी आंसर की रिलीज़ करता है, उसके हिसाब से भी आप अपना मैच कर सकते हो कि आपकी कितना स्कोर आ रहा है। फाइनली उसके बाद करने मतलब कि जो भी आपकी स्कोर आए, मीन्स उसमें आ रहा है, उस अगर आपकी स्कोर 300 या मीन्स 300 की पास है, 300 से ज़्यादा या 300 की नज़दीक में है, तो आप अब उसके बाद एक ऑप्शन होता है कि आपको एम्बेसी का फॉर्म भरने का। तो एम्बेसी की फॉर्म नीट की रिजल्ट आने वाला होता है, मीन्स अब आएगा ऐसा होता है, तब खुलता है। तो उस वक्त आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए अभी ये पासपोर्ट बनवाना अच्छा आता है, क्योंकि उस वक्त आपको पैनिक में इधर उधर भागना, तो उस वक्त पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। उस वक्त आपको इक्विवेलेंस भी रिक्वायर्ड हो सकता है, तो उस वक्त इक्विवेलेंस अगर आप नीट में 300 के करीब हो तो इक्विवेलेंस के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। 1 हफ्ते के अंदर में इक्विवेलेंस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
उस वक्त आपको अपने जो स्कूल ग्रेड सीट अगर परसेंटेज में नहीं है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कराना पड़ता है, तो वो भी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उस पर वीडियो भी बनाएंगे हम लोग। और प्लस का मतलब नोटरी वगैरह, बर्थ सर्टिफिकेट एक आपको लगता है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको देखिए होगा, आपको कहीं रखे होंगे, नहीं होगा तो वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यही सब चीज़ें डॉक्यूमेंट है। अब फाइनली आता है कि क्वेश्चन कि क्या एम्बेसी हमें मेरिट लिस्ट पर सीट अलॉट करता है, गुठी हमें मेरिट लिस्ट पर सीट अलॉट करता है। तो मैंने जहाँ तक देखा है एम्बेसी ने इस साल, इससे पिछले साल, इससे पिछले साल 2-3 साल से एकदम मेरिट लिस्ट पर है। हमें दिख नहीं रहा है कि मेरिट लिस्ट पर है या नहीं है, लेकिन मेरिट लिस्ट पर है। और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे तो आपका भी ज़रूर सिलेक्शन होगा। आप ये मेरिट लिस्ट होगा कि नहीं होगा, ये मेरा सोर्स नहीं है, मेरा पहुंच नहीं है, ये सब करने से अच्छा है कि आप पढ़ाई पर फोकस करें। और अगर अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका एम्बेसी के थ्रू होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट रह गई, कोई कन्फ्यूजन रह गया इतनी बड़ी वीडियो में, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और उस डाउट को, उस कन्फ्यूजन को हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे ज़रूर। और एम्स दिल्ली में आप डायरेक्ट स्कॉलरशिप एम्बेसी के जो होता है उसमें, एम्बेसी के उसमें आपको फिक्स होता है कि इसी कॉलेज में इतने सीट है, उसमें कॉलेज के नेम होता है। और वही कॉलेज अगर पहले एम्स दिल्ली भी आता था, एम्स की ब्रांच आई, उसके बाद इस तरह से फॉर्मेट होता है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उस जो कॉलेज रहेगा वही रहेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है अगर आप क्या हो गया, आप एम्स नहीं जा पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में जो कॉलेज एम्बेसी के लिस्ट में रहता है वो नेपाल की कॉलेजेस से कितनी बड़ी है आप जाने के बाद अंदाज़ा लगाओगे। आप आईएम देख लेना, आईएम को हम लोग नंबर 1 मानते हैं नेपाल के, हमारे लिए एम्स दिल्ली आईएम है। और वहाँ पर आप जाओगे जब, जैसे कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर हो गई और सारे मेडिकल कॉलेजेस, एसपी मेडिकल कॉलेजेस, बहुत जो भी कॉलेजेस मिलेगा आपको, गवर्नमेंट मिलेगा, वो जाकर आप देखिएगा कितना है। आर्मी वाले को तो और बेनिफिट है। एफएमसी पुणे है, एफएमसी पुणे वन ऑफ द टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस है इंडिया में। इंडिया में टोटल 607 मेडिकल कॉलेजेस है। जो भी मेडिकल कॉलेजेस आपको मिलेगा एम्बेसी थ्रू, वो सारे मेडिकल कॉलेजेस वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेजेस रहेगा। तो आपको एमसी मिलेगा, इस तरह की सोचना बंद करो और आप फोकस करो पढ़ाई पर। आपकी नीट के एग्जाम बीत जाएगा, उसके बाद आप डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो कि मेरा इतने स्कोर इतना आया, 4 से आया, मेरा स्कोर 5 से आया, मेरा स्कोर 2 से आया, मेरा स्कोर 1 से पास आया, मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो वहाँ पर आपको एक एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बेटर ऑप्शन निकल कर आता है रादर देन डिस्कसिंग कि मुझे एम्स जाना है। और ये तो बात वही हो गई कि बहुत बच्चे को मैंने देखा है शुरू में एम्स जाना है करते हैं और बाद में 200, 150, 200 नंबर लेकर आते हैं, जिससे एम्स क्या कोई भी दूसरा कॉलेज भी नहीं मिल पाता है। तो बेटर टू फोकस ऑन स्टडी rather than focusing on the college, whether which college you will get and what colleges you will get। फॉर अगर कोई ज़्यादा जानकारी, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप दी गई व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर पूछ सकते हैं कोई जानकारी। ओके, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।